हेलो फ्रेंड्स। किसी इंसान के साथ ज़िंदगी कितनी बुरी हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ घटनाएं दिल दहला देती हैं और ये घटना उन्हीं में से एक है। वो रात मुझे आज भी साफ याद है। 31 दिसंबर की रात। हम 3 दोस्त गाड़ी में थे। गाड़ी की स्पीड लगभग 80-90 से ऊपर थी। दिमाग पर नशा सवार था और गाड़ी में गानों की आवाज़ फुल थी। महेंद्र गाड़ी चला रहा था। मनोज आगे की सीट पर था और मैं, महेश, पीछे बैठा गानों की धुन पर झूम रहा था। हम तीनों नशे में थे और बस पूरी रात घूमना चाहते थे। हमें यह तक नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे थे। शाम करीब 5 बजे हम घर से निकले थे। थोड़ी दूर जाकर हमने गाड़ी की टंकी फुल करवाई और फिर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते चले गए। पिछले 4-6 घंटों से हम बस घूम ही रहे थे और अंदाजा नहीं था कि हम अपने घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। रात के 12 बजने में बस थोड़ा ही वक्त बचा था। तभी हमें एक होटल या रिजॉर्ट दिखाई दिया जहां न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। अब कोई नाच गा रहा था। शायद इसीलिए किसी का ध्यान हम पर नहीं गया। हम भी चुपचाप पार्टी में शामिल हो गए। हमने खूब बियर पी, खूब एंजॉय किया और नया साल मनाया। और 12 बजने के 10-15 मिनट बाद ही हमने 3 बियर की बोतलें उठाई और बिना किसी को पता वहां से निकल गए। वापस निकलते ही गाड़ी फिर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। कुछ किलोमीटर आगे हमें कुछ गाड़ियां एक कतार में खड़ी दिखी और आगे पुलिस की चेकिंग थी। हम सब घबरा गए। हमने शराब पी रखी थी और उम्र भी कम थी। पकड़े जाते तो नया साल जेल में कटता। महेंद्र ने उसी वक्त गाड़ी घुमा ली और मुझसे कहा, साइड के रास्ते से निकलते हैं। कुछ ही दूरी पर हमें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। मनोज ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वो रहा रास्ता, चलो अंदर अंदर से निकलते हैं, कोई हमें देखेगा भी नहीं। मैंने उस रास्ते की तरफ देखकर कहा, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है? महेंद्र ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा, अब तक हमें कहाँ पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। चलो इस पर भी जाकर देखते हैं। और इतना बोलकर उसने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर निकाल दी। रास्ता सुनसान और कच्चा था, लेकिन महेंद्र फिर भी गाड़ी को तेज चला रहा था। गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज में गाने बज रहे थे और हम सभी उस धुन पर झूम रहे थे। अब रास्ता खराब होने के कारण ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भी हमारे साथ झूम रही है। और फिर कुछ ही दूर आगे महेंद्र ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक इतना अचानक लगा था कि हेडलाइट के सामने हर तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही थी। मनोज और मैं दोनों उछलकर गाड़ी के आगे गिर पड़े। मनोज ने तुरंत गाना बंद कर दिया और उसे पूछा, अभी क्या हुआ? महेंद्र ने गाड़ी के सामने उड़ती धूल की तरफ देखते हुए कहा, सामने कोई था यार। देखने में कोई औरत थी, पर किसी बंदर जैसी भागती हुई। वो तेजी से गाड़ी के सामने से गुजर गई। मैंने आसपास देखते हुए उसे कहा, अरे फिर वो कोई बंदर ही होगा, यहाँ ऐसी जगह कौन हो सकता है? महेंद्र ने आसपास देखकर कहा, नहीं, बंदर साड़ी नहीं पहनते। मतलब? मनोज ने उसके घबराए चेहरे को देखते हुए पूछा। मतलब वह औरत थी, उसके शरीर पर साड़ी थी
और वह गाड़ी से भी तेज भाग रही थी यार, किसी बंदर की तरह। इसलिए तो मैंने ब्रेक मारी ना। और वह भले ही बहुत तेज थी, पर उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में छप सी गई है। मनोज ने उसे चढ़ाते हुए कहा, बाबू, या तो तुम्हें चढ़ गई है या तुम जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम भी शेर के बच्चे हैं, इतनी आसानी से नहीं डरते। मैं पीछे बैठ उनकी बातें सुन रहा था। बियर तो हम सभी ने पी ली थी, लेकिन नशे में कौन था यह पता नहीं। अगर महेंद्र सच बोल रहा था तो यह हमारे लिए खतरे का संकेत था, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो मनोज रुकने वाला नहीं था। मनोज ने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अबे कौन है बे बांदरी, मरना है क्या, जो हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी? अरे यहाँ मरेगी तो तुझे कोई देखने भी नहीं आएगा। और उसकी ये बात एकदम से मेरे दिमाग में छप गई। मैं सोचने लगा, अगर हम भी यहाँ मर गए तो हमें भी कोई ढूंढने यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम कितनी अंदर आ गए थे, कहाँ थे, यह तक हमें नहीं पता था। सामने हेडलाइट की रोशनी में दूर दूर तक बस एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने महेंद्र के कंधे को छूकर पूछा, महेंद्र, तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है ना? महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर कहा, आदमी भले ही कितने भी नशे में हो यार, पर जब ऐसा कुछ दिखाई देता है ना तो पूरा नशा उतर जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ यार, जो कुछ मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। अब तक मनोज बाहर खड़ा था और अपने आप ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने मनोज को आवाज देकर अंदर आने के लिए कहा। मनोज भी अंदर आकर बैठा और हमसे कहने लगा, देखा, मैंने बोला था ना, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो कहीं कोई हलचल तो दिखाई देती। फिर मैंने उसे समझाने के लिए कहा, अरे ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, हमें यह नहीं पता कि हम किस इलाके में हैं, ये किस रास्ते पर है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से लौट जाएं। वैसे भी हम अपने घर से काफी दूर हैं और घर में किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। मनोज को पता नहीं क्या हुआ था। उसने महेंद्र को धक्का दिया और उसे कहा, चल इधर बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ, और देख, तेरे को दिखाता हूँ कैसे गाड़ी चलाते हैं। महेंद्र ने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज कहाँ सुनने वाला था। मनोज ने महेंद्र को सीट से हटाते हुए कहा, ठीक है, देख, तेरी बात मान भी लूं कि वो कोई औरत थी, तो इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? वो तो चली गई ना, तो अब हम भी चलते हैं। और उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से म्यूजिक ऑन करके वह गाड़ी चलाने लगा। मैंने कुछ देखा तो नहीं था, इसलिए मैं इतना डरा हुआ नहीं था, पर महेंद्र बार बार सामने और अपनी बाईं तरफ देख रहा था। उसी पल मनोज ने मुझसे सिगरेट मांगी। मैंने एक पैकेट से सिगरेट निकालकर मनोज के हाथ में दे दी। वो सिगरेट पीते हुए गाड़ी को तेज चलाने लगा। तभी महेंद्र अचानक से चिल्लाया, वो देख, ठीक हमारी गाड़ी के पीछे है। महेंद्र ने साइड मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने तुरंत म्यूजिक बंद किया और गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। तभी महेंद्र फिर से चिल्लाया, गाड़ी रोक मत, गाड़ी मत रोक, बस भगाता रह। मनोज ने गाड़ी तेज कर दी। गाड़ी भगाते हुए ही वह महेंद्र पर चिल्लाने लगा, अबे क्या है तेरा, क्या नाटक चल रहा है तेरा? महेंद्र ने उसे घबराई आवाज में कहा, मिरर में देख, तेरे साइड मिरर में देख। मनोज ने साइड मिरर में देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद इसीलिए उसने गाड़ी का कांच नीचे किया। और तब मैंने भी उठकर उस साइड मिरर में देखा। सच में एक औरत गाड़ी की स्पीड के साथ साथ हमारे पीछे दौड़ रही थी।
और तब हमें उसकी एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ते हुए एक अजीब सी आवाज कर रही थी। वो नज़ारा देखकर और उसकी आवाज सुनकर हमारे होश उड़ गए। मनोज ने सिगरेट वहीं पर फेंक दी और गाड़ी को संभालते हुए वह और तेज भगाने लगा। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी बार बार उछल रही थी, पर अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम पूरी ताकत से उस सीट को पकड़े हुए थे। मनोज ने मुझे कहा, कांच ऊपर कर, बहुत डरावनी आवाज है। मैंने कांच बंद कर दिया क्योंकि उसकी आवाज सच में बहुत डरावनी थी, जैसे वह मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उस आवाज से हमारे दिमाग को सम्मोहित कर रही हो। इतनी ठंड में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। मनोज बार बार साइड मिरर में देख रहा था। महेंद्र फिर से मनोज पर चिल्लाया, तू सामने देख, मैं पीछे देखता हूँ। मैं भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर पीछे का कांच इतना धूल धूल था कि कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक आकृति, बस एक परछाई सी हमारी तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। तभी महेंद्र ने कहा, कहाँ चली गई? मनोज ने भी घबरा कर पूछा, अबे क्या हुआ? महेंद्र ने साइड मिरर में और उठकर पीछे देखने की कोशिश की। हमारे पीछे अब कोई नहीं था। मुझे भी कोई परछाई नजर नहीं आ रही थी। उसने फिर कहा, वो अचानक कहीं गायब हो गई है। कांच पर काफी धूल जमी थी, तो मनोज ने फिर से कांच नीचे कर साइड में देखने की कोशिश की। हम फिर से शांत हो गए। सब तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी। तभी हमें वह अजीब सी आवाज दोबारा सुनाई दी। हम सब घबरा कर पीछे देखने लगे और मैं जोर से चिल्लाया, मनोज, मनोज सामने देख। बस कुछ कदम की दूरी पर वो औरत हमारी गाड़ी के सामने खड़ी थी। मनोज सामने देख गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगा पाता, तब तक हमारी गाड़ी उसे कुचलकर आगे निकल गई। लेकिन फिर भी मनोज ने घबराकर कसकर ब्रेक मारी। गाड़ी रास्ते से उतरकर नीचे फिसल गई और एक बड़े से गड्ढे में उछलकर पेड़ से जा टकराई। वह टक्कर इतनी जोरदार थी कि हमें झटका सा लगा। हम सब डैशबोर्ड पर आ गिरे। मेरी कोहनी मनोज के सिर पर लगी। मेरा एक पैर सीट में फंस गया था। मनोज के सिर से भी खून बह रहा था। महेंद्र को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। वह अजीब आवाज़ अब आना बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया था। हम सबके शरीर जैसे टूट से गए थे। मैंने देखा कि मेरे घुटने और पैर में चोट आई थी। महेंद्र के हाथ छिल गए थे। मनोज भी दर्द से करा रहा था। हम धीरे धीरे संभलकर वहां से उठे और अपने अपने जख्मों को देखने लगे। यह सब बस कुछ ही मिनट तक चला। फिर हमें उस अजीब औरत का ख्याल आया। महेंद्र डरते हुए बोला, क्या वह मर गई? वहाँ क्या हुआ? मनोज ने पैर बाहर निकालते हुए दर्द से कराते हुए कहा, वह गाड़ी के नीचे तो आ गई थी, पर पता नहीं मरी या नहीं। महेंद्र गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मारने लगा। शिट शिट, हम ये कहाँ आ गए? मनोज ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और लगातार कोशिश की, पर अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम सब गाड़ी के अंदर बैठे थे और बस आस लगाए थे कि कुछ भी हो, लेकिन बस गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने तब उन्हें कहा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर जाकर गाड़ी देखनी होगी और इसे यहाँ से निकालना होगा। हम तीनों एक एक करके गाड़ी के नीचे उतरे। जैसे ही हम बाहर आए,
हमने देखा कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ से गाड़ी को ऊपर ले जाना नामुमकिन था। गाड़ी रास्ते के काफ़ी नीचे उतर चुकी थी और हम तीनों उसे रास्ते पर नहीं चढ़ा सकते थे। गाड़ी को चालू करना ही एक रास्ता था, पर अब गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तभी हमारा ध्यान पास में जल रही किसी चीज़ पर चला गया। शायद हमने उसे पहले देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मनोज ने पास की उस आग की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या है? हम दोनों ने भी उस तरफ मुड़कर देखा। वहाँ जहाँ हम खड़े थे उससे और भी नीचे कुछ जल रहा था। महेंद्र ने उस आग को देखकर कहा, शायद यहाँ आसपास ज़रूर कोई होगा। उस आग को मैंने पहले भी देखा था। तो मैंने अपना सर ना में हिलाते उन्हें कहा, यह आग नहीं है बल्कि ये किसी की चिता जल रही है। क्या तुम्हें मांस जलने की बदबू नहीं आ रही? लेकिन फिर भी मेरी बात सुनकर महेंद्र थोड़ा खुश हो गया। यहाँ चिता जल रही है, मतलब आसपास कोई बस्ती या गांव ज़रूर होना चाहिए। मुझे भी उसकी बात समझ में आ गई और तभी मनोज ने कहा, क्या हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए? क्योंकि जहाँ हम खड़े थे वहाँ से ऊपर का रास्ता हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस बात पर महेंद्र ने कहा, हमारी सुरक्षा के लिए हमें कुछ साथ लेकर जाना होगा। अब गाड़ी मनोज की थी तो उसने निराश होकर कहा, गाड़ी में सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। हमें एक दूसरे के भरोसे ही आगे बढ़ना होगा। अगर कुछ लोग मिल जाएंगे तो हम गाड़ी को ऊपर खींच सकते हैं। मुझे उसकी बात सही लगी, लेकिन सच कहें तो हमारी हालत बहुत खराब थी। किसी को पैर पर चोट लगी थी तो किसी को हाथ पर। ऐसे में अगर हमारे साथ कुछ भी अजीब हो जाता है तो पता नहीं हम मिलकर उसका सामना कर पाएंगे भी या नहीं। मनोज ने इधर उधर देखकर कहा, लेकिन हम जाएंगे किस तरफ? यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने उसकी बात पर थोड़ा सोचकर कहा, अब तक तो हमने इतनी दूरी तय की है, यहाँ तक तो हमें कोई बस या घर दिखाई नहीं दिया। इसका साफ मतलब है हमें आगे ही जाना होगा। हमने अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लिए हमारी सुरक्षा के लिए। यही एकमात्र हथियार था। डर से कराते हुए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर और संभलते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। ऊपर जाकर हमने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं था। और यह हमारे लिए और भी डरावनी बात थी, क्योंकि अगर वहाँ कोई लाश नहीं है तो इसका मतलब कि वो औरत अब भी जिंदा है, और वह जो कोई भी चीज़ थी हो सकता है कि वह हमारे आसपास ही कहीं हो। यह सोचकर हम सबके शरीर कांपने लगे। हम तीनों भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद हम एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय था। हम तीनों इस तरह चल रहे थे कि एक का ध्यान पीछे, एक का ध्यान दाईं तरफ और एक का ध्यान सामने और बाईं तरफ था। हमारे लिए राहत की बात यही थी कि अब वह डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। वातावरण में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। ठंड बढ़ गई थी। चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हमें एक और चीज दिखाई दी। वहीं रास्ते के किनारे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। हम ट्रक के पास जाकर अंदर झांक कर देखने लगे। ट्रक के अंदर भी कुछ नहीं था, कोई नहीं था। ट्रक वहाँ ऐसे रुका हुआ था। हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि ये ट्रक यहाँ कैसे आ गया। मतलब यहाँ जरूर कोई होना चाहिए। ट्रक को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े। कुछ 10-15 मिनट चलने के बाद हमें कहीं से खांसी की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वह किसकी थी, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर
हमें थोड़ा अच्छा लगा। हमें लगा कि आसपास ज़रूर कोई घर या बस्ती होनी चाहिए। अब हमें ज़रूर कोई मदद मिल सकती है। थोड़ी ही दूरी पर हमें कुछ घर जैसे दिखाई दिया, पर जैसे जैसे हम उसके पास गए हमें ये साफ हो गया कि वह घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी थी। हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। आसपास देखते हुए हमने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है अंदर, हमें मदद चाहिए। अंदर से हमें फिर से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी बुजुर्ग महिला की आवाज़ लग रही थी। उसके बाद फिर कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। सब इतना धीमा चल रहा था कि हम यहाँ वहाँ देखते हुए वहीं बाहर खड़े थे। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। अंदर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। महिला ने हमें देखकर दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया और कुछ देर बाद वह लालटेन लेकर फिर से दरवाजे पर आ गई। लालटेन को ऊपर उठाकर उसने हम सबके चेहरे देखने की कोशिश की। अपनी आंखें बारीक करते हुए वह हमें घूर रही थी। फिर उसने धीमी कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? महेंद्र ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जी हम तीनों दोस्त हैं, इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी का बीच में एक्सीडेंट हो गया। क्या यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सके? बुढ़िया ने हल्के से मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और थोड़ा हंसकर ही जवाब दिया, यहाँ और लोग, यहाँ कोई नहीं आता। इस बुढ़िया की किसको पड़ी है? बूढ़े लोगों को सब छोड़ देते हैं, पर अगर मेरे लायक कुछ हो तो मुझे बता दो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद कर दूंगी। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सोच रहे थे कि अब ये बुढ़िया हमारी क्या मदद करेगी। मनोज ने उस बुढ़िया से फिर से एक सवाल किया, यहाँ आसपास कोई गांव या घर है? बुढ़िया ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बड़े आराम से कहा, हाँ एक गांव है, लेकिन यहाँ से दूर है, वह काफ़ी आगे है, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पर अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम सीधे इस रास्ते से आगे बढ़ते जाओ। तब मैंने थोड़ा झोपड़े के अंदर झांकते हुए पूछा, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? बुढ़िया ने अपने हाथ में जो लालटेन ली थी उसको दरवाजे की कुंडी से लटकाते हुए कहा, नहीं, मैं और मेरी बहन हम दोनों यहाँ पर रहते हैं, पर आज वह घर पर नहीं है। मैं घर का काम संभालती हूँ और मेरी बहन बाहर जाकर काम करती है। मैंने महेंद्र और मनोज को थोड़ा साइड में ले जाकर कहा, देखो हमें नहीं पता हमारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है या नहीं। आगे जाने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं और हमें यह भी नहीं पता कि रास्ते में फिर से क्या हो जाएगा। हमारी हालत भी ठीक नहीं है। अगर ये औरत हमें यहाँ रुकने दे तो हमारे लिए यही सही होगा। मेरी उस बात पर दोनों सहमत हो गए। फिर मनोज ने उस बुढ़िया से कहा, सुनिए, क्या हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं? हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता और अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक बहुत ही डरावनी चीज़ देखी थी। बस इसीलिए अगर आप हमें कुछ घंटे यहाँ बिताने दें तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। मनोज की बात सुनकर ही बुढ़िया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हम सबकी तरफ देखकर उसने पूछा, कितने पैसे दोगे? कितने हैं तुम्हारे पास? हम सब ने अपनी अपनी जेबें टटोली और कुछ नोट निकालकर उसे गिनते हुए अंदाजे से कहा, यही कोई 5-10 हजार होंगे। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर हमें जवाब दिया,
ठीक है, वैसे ऐसी हालत में किसी से पैसे लेने तो नहीं चाहिए, पर मैं और मेरी बहन इस उम्र में इतना काम नहीं कर पाते। इन पैसे से हमारे कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। आओ, अंदर आओ। यह जगह ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे अंदर चले गए। वहाँ अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पता नहीं कैसी थी, लेकिन अलग अलग चीज़ों की मिलाकर एक अजीब सी गंध वहाँ फैली हुई थी, जैसे कोई अलग अलग चीज़ें एक साथ सड़ रही हों। लेकिन उस वक्त हमें उस बदबू से कोई मतलब नहीं था। हमारे लिए तो सुरक्षा ज़रूरी थी, और फिलहाल हमें यहाँ सुरक्षित लग रहा था। बुढ़िया वहीं एक पुराने जालीदार खाट पर बैठ गई और खुद के पैर दबाने लगी, और फिर उसने हमसे कहा, अगर तुम्हें पानी चाहिए होगा तो तुम्हारे बगल में एक बर्तन है, उसमें पानी रखा है। मनोज ने उस बर्तन की तरफ देखा, लेकिन उसे वह पानी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ लालटेन की रोशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस रोशनी में हम एक दूसरे को बस थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। हम सभी अब भी दर्द में थे। बुढ़िया ने मनोज की कराती हुई आवाज़ को सुनकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे वह बात याद आते ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। महेंद्र ने तब धीमी आवाज़ में कहा, जी, हम पार्टी करने निकले थे, नया साल मना रहे थे। फिर अचानक हम रास्ता भटक गए और इस रास्ते पर आ गए। बुढ़िया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, नया साल? यह क्या होता है? मनोज ने सवाल करते हुए पूछा, क्या आपको नया साल नहीं पता? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, अरे हम अनपढ़ लोग हैं, कभी कोई स्कूल तक नहीं देखा, हमें क्या पता होगा ये तुम्हारा नया साल, यह पार्टी जो तुम बोल रहे हो। मनोज ने उन्हें समझाया कि पार्टी किसे कहते हैं और नया साल वगैरह क्या होता है। फिर बुढ़िया ने उसकी बात पर हंसकर कहा, अच्छा, मतलब यह मांस मछली खाने को तुम पार्टी कहते हो? अच्छा है। मनोज ने फिर अपनी बात को आगे बताया। गाड़ी चलाते वक्त मेरे दोस्त ने एक अजीब सी चीज़ देखी। वह एक औरत थी जो हमारे गाड़ी के पीछे बहुत तेज भाग रही थी। हम इसलिए डर गए कि कोई औरत इतनी तेज कैसे भाग सकती है। उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब थी। उसकी आवाज़ को सुनकर हमारे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर उससे बचने के चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और फिर हम घर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बुढ़िया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई जानवर होगा। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जान तो बच गई। तुम्हें यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ गरम गरम पीने के लिए दे सकती हूँ, जिससे तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। महेंद्र ने बुढ़िया की बात पर कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी बुढ़िया अपनी खाट से उठकर खड़ी हो गई और झोपड़ी से बाहर जाते हुए उसने कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे रहो, चाहे तो सो भी सकते हो। मैं बस पीछे जाकर अभी लौट आती हूँ। हमारा चूल्हा बर्तन सब पीछे है ना, वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब तुम लोग मुझे पैसे देने ही वाले हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। बस कोई बोझ नहीं रखना चाहती। बुढ़िया की बातें सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगा कि ये बुढ़िया कितनी अच्छी और सरल है, लेकिन फिर भी हम उसे मना कर रहे थे। पर बुढ़िया हमें आग्रह करते हुए झोपड़ी से बाहर चली गई।
उसने बाहर से दरवाजा खींचकर बंद कर लिया। वहां जो पानी का बर्तन था, मनोज ने उस पानी को थोड़ा चखकर देखा। उसे उसका स्वाद बहुत अजीब लगा। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, यह पानी नहीं है, कुछ और ही है। कुछ देर बाद हमें खच खच की आवाज सुनाई दी, जो बाहर कहीं से आ रही थी। फिर बर्तनों की आवाज सुनाई दी। हम वहीं बैठे इंतजार कर रहे थे कि बुढ़िया क्या लाने वाली है। तभी कुछ देर बाद वो एक बड़ा सा बर्तन लेकर अंदर आ गई, जिसमें एक बड़ा सा चम्मच था। उसने वह बर्तन हमारे सामने रखा और कहा, इसे पीकर देखो, इससे तुम्हें काफी ताकत मिलेगी। मेरी बहन ने कल रात हमारे लिए कुछ मांस लाया था, उसमें से जो कुछ बचा था उसी का यह उबला हुआ पानी है, जिसे तुम्हारी भाषा में पाल्टी कहते हैं। मनोज उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, पाल्टी नहीं माँ जी, पार्टी कहते हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस चम्मच से थोड़ा सा पानी ले लिया और उसे सूंघ कर देखा। उसकी खुशबू किसी चिकन सूप जैसी थी। थोड़ा सा चखकर उसने हमारी तरफ देखा। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा था और फिर देखते ही देखते हम तीनों ने मिलकर उस बर्तन को खाली कर दिया। वह गर्मा गर्म सूप पीकर हमें काफ़ी राहत मिली और अंदर से भी अच्छा लगने लगा। फिर उस बुढ़िया ने वहाँ से फटा हुआ कंबल हमारे पास रखते हुए कहा, मेरे पास बस यही एक चीज़ है, तुम तीनों इससे ओढ़कर थोड़ा आराम कर लो। हम उस फटे कंबल को अपने शरीर पर ओढ़कर वहीं पर बैठे रहे। नीचे से ज़मीन बहुत ठंडी थी, इसलिए हम नीचे सो नहीं पा रहे थे। बुढ़िया ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर अपनी खाट पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर बाद बुढ़िया भी सो गई। सूप पीने के बाद हमारी प्यास और भी बढ़ गई थी, पर वहाँ पड़ा पानी पीने का मन नहीं था। महेंद्र बैठे बैठे झपकी ले रहा था, पर मुझे और मनोज को तब तक नींद नहीं आ रही थी। मनोज मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, बहुत प्यास लग रही है यार। जैसे ही मनोज ने यह बात कही, बुढ़िया अचानक से जाग गई। अब तक वह खर्राटे ले रही थी, पर जैसे ही मनोज ने पानी की बात की, बुढ़िया ने एकदम से कहा, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? मनोज भी हकलाने लगा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। बुढ़िया खाट पर उठकर बैठ गई। इसकी मुझे आदत है, रुको मैं तुम्हारे लिए और साफ पानी रख देती हूँ। शायद यह पानी दिन भर यहाँ पड़ा पड़ा गंदा हो गया होगा। बुढ़िया फिर से अपनी खाट के सहारे उठ खड़ी हो गई और झोपड़ी के बाहर चली गई। कहीं से वह एक थाली में पानी लेकर अंदर आ गई। उसने पानी मनोज के आगे रखा। मनोज ने पानी को फिर एक बार चेक किया और उसे गटागट पी गया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर पूछा, पानी अच्छा था ना? मनोज ने खुशी से जवाब दिया, जी बहुत अच्छा था और मीठा भी। और चाहिए? इस पर मैंने उन्हें कहा, अगर हमारे लिए और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। बुढ़िया फिर से बाहर चली गई और फिर एक बर्तन में पानी लेकर आ गई। पानी सच में बहुत अच्छा था और मीठा भी। तब जाकर हमारी प्यास बुझी। हमने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। वो जो कुछ भी कर रही थी वह बहुत ही बड़ी बात थी। अब हम सोने की बजाय उनसे बातचीत करने लगे। महेंद्र ने उनसे सवाल पूछा, आप यहाँ कितने सालों से हैं? बुढ़िया ने बिना सोचे ही उसे जवाब दिया, पता नहीं, मुझे गिनती तो नहीं आती, पर इतना बोल सकती हूँ कि काफ़ी साल हो गए हैं। महेंद्र ने फिर सवाल किया, तो आप और आपकी बहन दोनों ही यहाँ रहती हैं क्या? आप दोनों ने शादी नहीं की?
इस पर बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, शादी की थी किसी जमाने में, पर एक एक कर मेरे घर के सारे लोग मर गए। तब से हम दोनों अकेली यहाँ रहती हैं। मेरे सारे घर वाले मर गए और मैं अपनी बहन के साथ यहाँ रहने लगी। उन दिनों वह बहुत छोटी थी और उसका ख्याल रखने वाला भी यहाँ कोई नहीं था, और तब से हम साथ हैं। मनोज ने अगला सवाल किया, क्या आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता? मतलब ऐसी सुनसान जगह पर? बुढ़िया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है। मैं जब बहुत छोटी थी तब से यहाँ रह रही हूँ, और वैसे भी बूढ़े लोगों को कौन मारना चाहेगा। किसको फर्क पड़ता है आज मरे या कल, कौन देखने वाला है। बुढ़िया की कुछ कुछ बातें हमें चुभ रही थी। महेंद्र ने उस बात को बदलने के लिए पूछा, क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? बुढ़िया ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए एक धीमी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर वह बस बैठी रही। शायद इस सवाल से उसे बहुत दुख पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन में बहुत दुख भरा हो। मैंने उस बात को बदलने के लिए फिर से कहा, माँ जी आप आराम कीजिए, सो जाइए। बुढ़िया ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और फिर धीमी आवाज़ में हमें कहा, ठीक है, वैसे ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, कई लोगों को सुनाई है, एक बार और सुना दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर कुछ देर चुप रहकर उन्होंने आगे बताना शुरू किया। यह एक बेहद अजीब किस्सा है। उन दिनों हमारे घर में एक बिल्ली थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, पर वह हमारे घर पर ही रहती थी। शायद वह अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वहाँ आई थी। मेरा बेटा तब तक इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन समझदार था। एक रोज उसने देखा कि बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। यह जो मेरी उंगलियां हैं ना, इतने बच्चे थे उसे। वो उस बिल्ली से बहुत प्यार करता था। उस बुढ़िया ने जो उंगलियां हमें दिखाई थी वह 4 उंगलियां थी, लेकिन अगले ही दिन अचानक उनमें से इतने बच्चे कहीं गायब हो गए। उसने अपनी 2 उंगलियां बंद कर दी, मतलब उस बिल्ली के 2 बच्चे गायब हो गए थे। इस बात से मेरे बेटे को बहुत चिंता हुई। वह दिन भर बच्चों को ढूंढता रहा, पर वह कहीं नहीं मिले। शाम को उसने देखा कि बिल्ली कोने में बैठी अपने ही एक बच्चे को खा रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। वह बिल्ली को उठाकर मेरे पास लेकर आया और मुझे रोते हुए कहने लगा, माँ ये बिल्ली तो अपने ही बच्चों को खा रही है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे कुएं में फेंक दूंगा। मुझे ऐसी बिल्ली नहीं चाहिए जो अपने ही प्यारे बच्चों को खा जाती है। इस बात पर मैंने उसे समझाया कि बेटा बिल्लियाँ ऐसी ही होती हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें अचानक बहुत तेज भूख लगती है, और अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो वह अपने बच्चों को ही खा जाती है। वह पूरी रात इस बात से परेशान था। बिल्ली को लेकर अब उसके मन में कोई प्यार नहीं बचा था। उस रात उसने देखा कि वो बिल्ली अपने बच्चों को खाने के बाद भी आराम से बैठी है। उसे ना तो कोई दुख है ना कोई खल। और मेरा बेटा यह सोचने लगा कि कोई अपने बच्चों को खाने के बाद इतने आराम से कैसे बैठ सकता है। इसलिए मेरे बेटे ने उस बिल्ली को उठा लिया और कुएं में फेंकने चला गया। पर पता नहीं कैसे वह खुद उस वक्त कुएं में गिर पड़ा। मैं उस रात उसे समझाने ही वाली थी कि बेटा यही प्रकृति का नियम है, भूख ही सर्वश्रेष्ठ है, पर वह तो। मनोज ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया।
माँ जी, जाने दीजिए, बात को यही रहने दीजिए। आप आराम कीजिए, हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। बुढ़िया ने खाट पर लेटते हुए कहा। हाँ, वैसे भी हम बूढ़ों के पास दुख के अलावा होता ही क्या है। अच्छा जाने दो, तुम लोग भी अब आराम करो। बुढ़िया की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा। हम सब चुप हो गए। झोपड़ा होने के कारण अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। कुछ ही देर में मनोज और महेंद्र की बैठे बैठे आग लग गई। मेरी भी आंखें झपक रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे बहुत जोर का टॉयलेट आया। मैंने कुछ देर के लिए रोक कर रखा, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं ज़्यादा देर रोक नहीं पा रहा था। मुझे आखिरकार जाना ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से बुढ़िया की नींद पे टूट जाए। ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े लोगों की नींद बहुत कच्ची होती है। मनोज और महेंद्र दोनों घायल हो गए थे। मुझे उन्हें जगाने का मन नहीं हुआ, और अकेले बाहर जाने से भी मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने झोपड़ी से ज़्यादा दूर न जाने का फैसला किया। फिर धीरे से चादर हटाकर मैं चुपचाप वहाँ से उठ गया। मैंने झोपड़ी का दरवाज़ा एक तरफ खींचा और बाहर चला गया। मैं कुछ पल दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। इधर उधर नज़र घुमाकर देखा। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही मैं झोपड़ी से बाहर निकला, मेरे शरीर को ठंड चुभने लगी। चांद की हल्की सफ़ेद रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैं झोपड़ी के थोड़ा पीछे चला गया, चारों ओर देखा और वहीं पर खड़ा रहा। टॉयलेट हो जाने के बाद एक बात मेरे ध्यान में आ गई। मैंने देखा कि यहाँ पीछे कोई किचन या कुछ भी नहीं है। तो ये बुढ़िया हमारे लिए सूप कहाँ से लाई थी? वहाँ तो बर्तन भी नज़र नहीं आ रहे थे। पर तब मेरा ध्यान एक चीज़ पर चला गया। वहाँ से 10 कदम दूरी पर एक कुआं था। कौतूहल से मैं कुएं के पास चला गया। मैंने अंधेरे में उस कुएं में अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरा होने के कारण वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि देखूं तो कुएं में कितना पानी है। शायद बुढ़िया ने हमें इसी कुएं का पानी दिया होगा। मैंने किनारे पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उस कुएं के अंदर फेंक दिया, लेकिन कुएं के अंदर से पानी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे वहाँ कोई हिल रहा हो। मैंने दूसरा पत्थर उठाकर उसे अंदर फेंका, लेकिन फिर से वही आवाज़, किसी तरह की घबराहट भरी डरी सहमी सी आवाज़। मेरे मन में अब कई सवाल थे। यहाँ ज़रूर कुछ है। मैंने एक बार फिर से अंदर ध्यान से देखा। किसी तरह की कुछ हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई कुएं के अंदर लेटा पड़ा था और छटपटा रहा था। मैं कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। कुएं में एक तरफ सीढ़ियाँ तो थी, लेकिन वहाँ एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से काफ़ी दूर थी। मैं किसी तरह 2-3 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला गया, और तब जाकर मुझे वहाँ नीचे एक आदमी नज़र आया। किसी ने उस आदमी को वहाँ पर बांध कर रखा था। मैं धीरे धीरे संभल कर उसके पास पहुँचा। हेलो, तुम कौन हो? वहाँ जो भी था उसने मेरी आवाज़ सुनी और फिर से झटपटाने लगा। उसके झटपटाने के साथ ही पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं और नीचे चला गया। कुएं के तल पर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन जब मैं नीचे गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी था। किसी ने उसे बांध कर रखा था। मैंने उसके हाथों और पैरों की रस्सियाँ खोल दी। उसके मुंह पर एक गंदा कपड़ा था।
उसे भी हटा दिया। वह कपड़ा हटाते ही वह उल्टियाँ करने लगा। उसके मुंह से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। उसे उल्टी तो हो रही थी, लेकिन वो आवाज़ से बहुत डर रहा था। वह अपना मुंह दबाकर कुछ देर तक उल्टी करता रहा और उसके बाद ही वहीं पर शांत बैठा रहा, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। उसने धीमी धीमी सांसें ली और फिर अचानक मुझसे बोला, चलो चलो यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, लेकिन क्यों, क्या हुआ है? उसने मेरे पास आकर कहा, अगर उसने हमें देख लिया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं अभी भी उलझन में था। कौन? वह बुढ़िया? लेकिन उसी ने तो हमारी मदद की है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र मेरी तरफ देखा और कांपते हुए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे चला गया और फिर उससे कहा, लेकिन तुम किस बात से इतना डर रहे हो? यहाँ आखिर हुआ क्या है? वो आदमी अपने थरथरा रहे हाथों से अपनी जेब टटोलने लगा और जेब से एक टॉर्च निकालकर उसने उस टॉर्च की रोशनी कुएं में एक अंधेरे कोने की तरफ चमकाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उस कुएं के अंदर एक पेड़ था और उसी पेड़ से एक शव लटका हुआ था। उसका सिर टूटकर उसकी छाती पर पड़ा हुआ था। शरीर के अंग बाहर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बकरे को मारकर ऊपर लटका दिया गया हो। उसके शरीर से अब भी खून टपक रहा था। यह सब देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर खड़े खड़े ही थर-थर कांपने लगा। वह आदमी तेजी से पत्थरों की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। घबराहट में मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। हम दोनों भी कुएं से बाहर आ गए और तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा। बिल्कुल आवाज़ मत करना, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। मैंने उसका हाथ हटाते हुए धीमी आवाज़ में उसे कहा, लेकिन मेरे दोस्त उस झोपड़ी में हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। तो उसने गुस्से में ही मुझे कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? उस झोपड़ी के अंदर जाना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है। मैंने भी उसका हाथ हटा दिया। क्या तुम उस बुढ़िया से डर रहे हो? उसे तो ठीक से चलना तक नहीं आता, ठीक से दिखाई तक नहीं देता। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में ही अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और फिर वह उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं भी कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और वो आदमी किस चीज़ से डर रहा है। मैंने उसे रोकते हुए उसे कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे मेरे दोस्त को बचाना होगा। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, कुएं के अंदर जो लटक रहा था वह भी मेरा दोस्त ही था। उसकी हर बात मुझ में डर पैदा कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मेरे दोस्त थे तो दूसरी तरफ मुझे मेरी आंखों के सामने वह लाश नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं पीछे मुड़ा और झोपड़ी की ओर चलने लगा। मैं बिना कोई आवाज़ किए बस चल रहा था। मैं जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, मुझे झोपड़े के बाहर कुछ दिखाई दिया। वहां दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसे देख मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गया। हल्की सफ़ेद रोशनी में उसे देखने की कोशिश करने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वही औरत है जो हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसके बंदर जैसे टेढ़े हाथ दरवाजे पर थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। घबराहट में मेरे मुंह से आवाज़ निकलने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने मेरा मुंह दबा दिया और उसके अगले ही पल मुझे उस औरत की वह भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ को सुन
वो आदमी मुझे खींचता हुआ पीछे ले जाने लगा। हम दोनों पेड़ों और झाड़ियों के बीच संभलकर तेज चल रहे थे। पता नहीं वहां पीछे क्या हो रहा था। हमें बस पीछे से आती उस औरत की वह भयानक सी आवाज़ और उसके साथ साथ कुछ चीखें सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। उस बंदर जैसी दिखने वाली भयानक औरत ने मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या किया होगा, यह सोचकर ही मेरा दिल दहल उठा। चांद की हल्की सफ़ेद रोशनी में पेड़ों की काली परछ में छुपते छुपते हम दोनों भागे जा रहे थे। दूर से सुनाई दे रही चीखें अब तक शांत हो चुकी थी। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, पता नहीं मेरे दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन हम दोनों जिंदा थे और भागते हुए काफ़ी दूर तक आ चुके थे। थकान के मारे मेरा गला सूख चुका था, सांसें फूल रही थी और दिमाग चकराने लगा था। मेरे साथ वाला आदमी बार बार रुकता और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता। आखिरकार वो एक जगह एक पेड़ के नीचे जाकर गिर पड़ा। मैं भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, यही पास में एक गांव है, हमें लोगों की मदद लेनी होगी। अकेले हम उस डायन का सामना नहीं कर सकते, वह बहुत तेज है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को फाड़ दिया था। मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। क्या अब हम खतरे से बाहर हैं? उसने हाँफते हुए मेरी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। हम दोनों कुछ देर चुपचाप वहीं बैठे रहे, लेकिन हमारी नज़र बार बार आसपास घूम रही थी। हर बारीक से बारीक आहट हमारे अंदर डर पैदा कर रही थी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद आदमी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो चलते हैं, हमें जल्दी करना होगा, वरना हम तुम्हारे दोस्तों को बचा नहीं पाएंगे। मैं भी उठकर उस आदमी के पीछे चलने लगा। क्या उस डायन ने मेरे दोस्तों को मार दिया होगा? उसने आगे चलते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरे दोस्त की जान लेने के बाद उनकी भूख मिट गई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह मुझे भी मार चुके होते। वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता और वह जगह घास और पेड़ों से भरी हुई थी। आप उस डायन के जाल में कैसे फंस गए? उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बबलू के कारण, मेरे उस दोस्त के कारण। अगर वह जिद नहीं करता तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं आता। वैसे मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, बस कभी कभार अपना हाथ साफ कर लेता हूँ। और वह आदमी फिर मुझे अपनी आप बीती सुनाने लगा। बबलू को कल एक काम मिला था। उसे यहीं पास के गांव में एक घर के निर्माण के लिए ज़रूरी ईंट रेत वगैरह पहुंचाने थी। दिन भर में 4 ट्रिप होनी थी, लेकिन बबलू सुबह से नशे की हालत में था। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं ट्रक चलाता हूँ, जो कुछ पैसे मिलेंगे हम आधे आधे कर लेंगे। वह मेरी बात मान गया और मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। सुबह से शाम तक हमने 3 ट्रिप पूरी की। बस एक आखिरी ट्रिप बाकी थी, लेकिन वहाँ से निकलते ही हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। फिर मैकेनिक को बुलाने में और गाड़ी ठीक कराने में हमारे 4-5 घंटे वहीं बर्बाद हो गए। कॉन्ट्रैक्टर हमें गाली देने लगा क्योंकि हमारे कारण उसका काम अटका पड़ा था। हम वहाँ से निकले तब कुछ 8 या 9 बजे थे। बबलू ने जब गाड़ी बंद पड़ी थी तो शायद कहीं से शराब का जुगाड़ कर लिया था और फिर से वो शराब पीने लगा। और जिस वक्त हम वहाँ से निकल रहे थे तब बबलू ने मुझे कहा कि हम निचले वाले रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि आते वक्त हमने देखा था कि बाहर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। बबलू खुद नशे में धुत था और मेरे पास लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। तब वहाँ खड़े एक आदमी ने हमें कहा कि गलती से भी उस रास्ते से सफ़र मत करना, रास्ता ख़राब तो है ही, समझ नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब बात यह है कि वहाँ खूंखार जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ रहती है। लोग उसे चेटकिन कहते हैं। हमें नहीं पता था कि चेटकिन क्या होती है, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि भले ही पुलिस पकड़ ले जाएगी, चलेगा,
लेकिन कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। पर बबलू कहाँ सुनने वाला था। वह बार बार उसी रास्ते से जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के चलते मैंने भी ट्रक को छोटे रास्ते पर मोड़ लिया। कुछ देर बाद हमें जंगल का रास्ता लगा और एक आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। इतनी देर में हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। कच्चा खराब रास्ता और उसमें ट्रक की स्पीड भी कम थी। और तब बबलू ने मुझे कहा कि कोई जानवर हमारे पीछे पड़ा है। अब तक मैं ट्रक आराम से चला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी वह बात सुनी मैं चौकन्ना हो गया। मैंने उसे पूछा कि कौन जानवर, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उसने अपनी नशेड़ी आंखों पर जोर देकर कहा, मैंने 3-4 बार किसी चीज़ को ट्रक के साइड से गुजरते देखा। पता नहीं क्या था, पर कोई जानवर ही लग रहा था। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह ट्रक इतना मजबूत है कि कोई जानवर इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। उसने ऐसा कहा और मेरा ध्यान उसके बगल वाले आईने पर चला गया। वहाँ कोई चीज़ ट्रक के पीछे लटकते हुए झूल रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, बबलू संभल कर। और बबलू मेरी बात को समझ पाता उससे पहले ही पलक झपकते उस अजीब जानवर ने दरवाज़ा खोला और चलते ट्रक से बबलू को बाहर खींच लिया। मैं ट्रक को संभालने लगा। मैंने उसी पर उस अजीब जानवर जैसी परछाई को मेरी दाईं तरफ भागते देखा। भयानक काला सड़ा हुआ चेहरा, अजीब सी आंखें, बीचे हुए दांत और मुझे घूरते हुए वो एक अजीब सी आवाज़ निकालकर गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। वो बेहद ही अजीब औरत थी। मैंने ट्रक को तेज़ी से भगाना चाहा, लेकिन उसी वक्त ट्रक में फिर से कुछ खराबी आ गई और हमारा ट्रक जगह पर ही रुक गया। मैंने वहीं पड़ा एक पाना उठा लिया और सतर्क होकर बैठा रहा। मेरा दिमाग तब तक सुन्न पड़ चुका था। बबलू कहाँ था कुछ पता नहीं था। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी और उस पर मुझे दांत किटकिटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से चौकन्ना होकर वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ पांव बर्फ से सख्त हो गए थे। उसके कुछ पल बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। एक अजीब डर से मेरा शरीर कांप उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तब मैंने देखा मेरी गाड़ी के सामने एक भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी। अपने दांतों से वह आवाज़ करते हुए अपने मुंह को किसी जानवर की तरह खोल रही थी। पर जैसे ही मैंने लाइटर जलाया वह मुझे घूरते हुए झाड़ियों में चली गई। फिर एक दूर जाती आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। पर फिर भी मैं वहीं पर बैठा रहा। मैं सोच रहा था कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। मैं करीबन 20 मिनट तक वैसे ही बैठा हुआ था। मैंने ट्रक को चालू करने की बहुत कोशिश की, पर ट्रक नहीं चला। अब मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं उस अजीब जानवर जैसी औरत का सामना अकेले नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे दोस्त को पलक झपकते ही खींच कर ले जा सकती है, वह ज़रूर मुझसे ज़्यादा ताकतवर होगी। हो ना हो यह वही चिटकिन होगी जिसकी वह आदमी बात कर रहा था। और इसीलिए मैंने शांति से दिमाग से काम लेने का निर्णय लिया। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं ट्रक के बाहर नहीं आऊँगा। केबिन में एक डीजल का कैन पड़ा था। मैं वही एक हाथ में डीजल का कैन और दूसरे हाथ में लाइटर पकड़कर बैठा रहा कि अगर उस चटकिन ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उसे जला दूंगा। इस ट्रक को जला दूंगा, भले ही उस आग में मैं ही क्यों न जल जाऊं। पर काफ़ी देर तक मुझे वहाँ कोई आवाज़, कोई हलचल सुनाई नहीं दी। मैं उस ट्रक ड्राइवर के पीछे चलते हुए उसकी आपबीती सुन रहा था। उसकी कहानी हमारी कहानी से अलग नहीं थी। मैंने बीच में ही उससे सवाल किया, तो फिर आप उस कुएं में कैसे पहुँचे? वो एक छल था, सोची समझी चाल थी उस बुढ़िया की जिसने तुम्हें आसरा दिया था। मैं जब वहाँ रुका था तब मुझे सामने से वही बुढ़िया ट्रक की तरफ आती हुई दिखाई दी। उसके साथ मेरा दोस्त बबलू भी था। नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था।
उसे देख मैं बहुत खुश हो गया और गाड़ी से नीचे उतरा। तब बबलू ने मुझे बताया कि बुढ़िया ने उसकी जान बचाई है। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो तब भी नशे की हालत में था, लेकिन हमारा ट्रक बंद पड़ा था और इसीलिए वहाँ रुकने में हमें खतरा था। आखिरकार हम दोनों बुढ़िया के साथ उसकी झोपड़ी पे चले गए। बबलू तो नशे में था, पर मैं इस बात को सोचकर अचंभित था कि बुढ़िया अकेले यहाँ कैसे रह लेती है, जबकि एक भयानक जानवर जैसे दिखने वाली औरत उसके ठिकाने के आसपास हर वक्त मंडराती रहती है। मुझे शक था और इसीलिए मैंने चुपचाप एक टॉर्च और लोहे का पाना अपनी जेब में रख लिया था। फिर मैंने चलते चलते ही बुढ़िया से पूछा, तो बुढ़िया ने मुझे कहा कि वह चैटकिन है। चैटकिन उसी की बहन है, लेकिन वह उससे डरती है। उसकी बात सुनकर मुझ में और कौतूहल जाग गया। मैंने उससे पूछा, मतलब यह ऐसा कैसे हो गया? बुढ़िया ने चलते चलते मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि वह दोनों सगी बहनें हैं। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी बहन दिमागी कमज़ोर थी, इसीलिए उसे हमेशा घर में बांध कर रखते थे। तब वह अपनी माँ के साथ उसी झोपड़ी में रहती थी। शादी के बाद उसका बस 2-3 बार यहाँ आना हुआ था। फिर वह सीधे 6 या 7 साल बाद अपने पति और बच्चों के साथ घर लौटी। घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी बहन वही कमज़ोर अधमरी हालत में जंजीरों से बंधी पड़ी थी। अपनी बहन की हालत देख उसे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। बहन के पास ही खाट पर एक कंकाल था और वह समझ गई कि उसकी माँ की एक खाट पर पड़े पड़े ही मौत हो गई थी। उसने अपनी बहन को छुड़ाया और कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उसकी तबाही का कारण बना। उसने घर को ठीक कर लिया, रहने लायक बनाया, लेकिन उस बीच उसे समझ आ रहा था कि उसकी बहन की जुबान चली गई है। वह अब बोल नहीं सकती, बस एक अजीब सी दर्द भरी आवाज़ निकालती थी। कुछ 4-5 दिन गुजरने के बाद अगले दिन जब वो उठी, उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे गायब थे। बुढ़िया ने अपने पति को घर बुला लिया और बच्चों को दिन भर यहाँ वहाँ ढूंढा। हर जगह तलाश किया, पर उसे अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। उसकी बहन को तो इस बात का कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बुढ़िया ने बहन की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसकी दिमागी हालत पहले से ही खराब है। उसी रात बुढ़िया को झोपड़ी के बाहर कुछ टूटने चबाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा हो, मांस खा रहा हो। बुढ़िया ने उठकर देखा तो उसकी बहन कोने के पास बैठकर उसके पति के सर को फोड़कर खा रही थी। वह देख बुढ़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वह अपनी बहन को कुएं के अंदर धक्का देने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके दोनों बच्चों की लाशें कुएं के अंदर कटी टूटी हालत में पड़ी हुई हैं। वह सब देख बुढ़िया अंदर से टूट गई। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, कुछ नहीं बचा था और तब से वह यहाँ पर रह रही है। वह अपनी बहन को चैटकिन कहती है क्योंकि उसने अपने ही परिवार के लोगों को खा लिया था। मैं उस आदमी की कहानी सुन रहा था और मुझे ठीक वैसी ही कहानी याद आ रही थी जो हमें उस बुढ़िया ने सुनाई थी, एक बिल्ली की कहानी। उस ट्रक ड्राइवर ने आगे कहा, बुढ़िया ने हमें बताया कि उसने अपनी बहन को बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन फिर भी वह मरी नहीं। उसका शरीर अजीब था, अजीब तरह से ढल चुका था, लेकिन उस दिन से वो चैटकिन आज भी उस बुढ़िया से डरती है। जब बुढ़िया ने ये बात कही, ठीक अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने अपनी बात खत्म करते हुए हंसते हुए कहा, लगता है मेरी बहन आ गई। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया।
क्योंकि अभी अभी उसने कहा था कि उसकी छोटी बहन उससे डरती है। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और नीचे बैठ गई। वो चैटकिन दरवाजे पर खड़ी थी और हमें देख हंस रही थी। बबलू ने उसे देखने की नाकाम कोशिश की और नशे की हालत में वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मैं भी घबराकर वहीं बैठा रहा, क्योंकि मैं जान चुका था कि कितनी चालाकी से उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाया था। बुढ़िया मेरे पास आकर बैठ गई और उसने अजीब तरीके से हंसकर कहा कि जितना झटपटाओगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे, और आज तक यहाँ से कोई नहीं भाग सका है। मेरी बहन बहुत तेज़ है, चैटकिन है मेरी बहन। उसने बड़े आराम से मेरे हाथ पैर बांध दिए और फिर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई। कुएं के पास ले जाकर उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी पीठ पर बहुत ज़ोर से चोट लगी, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे बाद बबलू को भी वहाँ लाया गया, लेकिन होश में आते ही बबलू झटपटाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। चैटकिन भी उसके साथ साथ अजीब सी आवाज़ करने लगी और फिर अगले ही पल एक झटके में उसने बबलू का गला काट दिया। मेरी आंखों के सामने उसने उसके शरीर को फाड़ दिया और वहीं एक पेड़ से लटका दिया। वो फिर अपने नाखून से उसके शरीर को काटने लगी, फाड़ने लगी, उसका टपकता हुआ खून पीने लगी। वो देख मैं भी चीख पड़ा तो उसने मेरे दोस्त के शरीर का एक मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में भर दिया और मेरा मुंह भी एक कपड़े से बांध दिया। मैं वहाँ पड़े पड़े काँप रहा था, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जितना शांत रह सकूं मुझे उतना ही शांत रहना है, वरना वह मुझे कभी भी मार देगी। ट्रक ड्राइवर की पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उसे हमारे साथ घटी कहानी बताई, जिसे सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। और फिर चलते चलते अचानक हमें कहीं से छप छप की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम दोनों चौंक गए और घबराकर वहीं पेड़ के पीछे छुप गए, और हमने पीछे देखा तो एक काली परछाई हमारी ओर बढ़ती दिखाई दी। लेकिन थोड़ी देर में ही हमें महसूस हुआ कि वो परछाई उस चैटकिन की नहीं बल्कि किसी आदमी की है। जब वो परछाई और पास आ गई तो मैंने देखा कि वो महेंद्र है। मैं जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर निकल गया। मुझे देख महेंद्र भागते हुए हाँफता हुआ मेरे पास आकर गिर पड़ा। हम तीनों की भी हालत एक जैसी थी। हमने महेंद्र को कुछ देर सांस लेने दी और फिर उसे पूछा, क्या हुआ, तू यहाँ तक कैसे आ गया? उसने हाँफते हुए कहा, बुढ़िया ने मेरी जान बचाई। जब वह चैटकिन दरवाजे पर आई थी तो वह हम दोनों पर झपट पड़ी। हम सबके बीच झटपट हुई और मनोज उस झटपट में बेहोश हो गया। बुढ़िया ने मेरी जान बचाई। उस बुढ़िया ने मुझे एक पानी दिया, यह लाल पानी, और कहा कि वह चैटकिन इस पानी से डरती है। जब तक ये पानी मेरे पास है वह चैटकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसी ने मुझे कहा कि तुम जाकर अपने दोस्त को यहाँ लेकर आओ, तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। चलो हमें वापस जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने पूछा, और उस चैटकिन का क्या हुआ? उसने नाव में सर हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं, पानी डालते ही वह कहीं भाग गई, अचानक से गायब हो गई। मेरे पास खड़े ट्रक ड्राइवर ने उस पानी को सूंघकर देखा और उसे वहीं पर फेंकते हुए कहा, यह पानी नहीं है, यह खून है। उसने फिर गुस्से में ही कहा, मैंने कहा था ना, बुढ़िया बहुत चालाक है, वह तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसकी वह सब बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। महेंद्र ने अपने सर पर मारते हुए पूछा, तो तुम बताओ अब हमें आगे क्या करना है? उस ट्रक ड्राइवर ने तेजी से आगे चलते हुए कहा, हमें गांव जाकर मदद लेनी होगी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन तुमने जो मुझे बताया है उसके मुताबिक गांव अब भी 8 से 10 किलोमीटर दूर है और हमें वहां चलकर जाने में और वापस यहाँ आने में कम से कम 2.5 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो वह हमारे दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ेगी।
फिर वह ट्रक ड्राइवर को सोचने लगा और कुछ सोचकर उसने हमसे पूछा, तुम दोनों के पास अपने बचाव के लिए कुछ है? हम दोनों ने भी एक साथ ना में सर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर कहा, मेरे पास बस यही है, लेकिन अब तक जो मुझे समझ आया है, अगर वह सही है तो बुढ़िया ताकतवर और चालाक है, और उसकी बहन चटकिन तेज तो है पर ताकतवर नहीं, और इसीलिए वह दोनों मिलकर शिकार करती हैं। एक शिकार को ढूंढती है तो दूसरी उसे अपने जाल में फंसाती है, क्योंकि अगर चटकिन इतनी ताकतवर होती तो वह हमें अब तक मार चुकी होती। उसने तुम लोगों पर भी हमला किया था और हम पर भी। उसका असली खेल झोपड़ी के पास शुरू होता है। महेंद्र ने हैरान होकर उसे सवाल किया, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना होगा? वो ट्रक ड्राइवर फिर से कुछ सोचने लगा। काफी देर तक वह वहीं पर बैठा रहा और फिर उसने कहा, हमें वही करना होगा जो वह चाहती है। हम जब तक साथ हैं वह हमें कुछ नहीं कर सकती। चलो चलो मेरे साथ। हम उस ट्रक ड्राइवर के पीछे पीछे वापस झोपड़ी की ओर जाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वह हमें झोपड़ी पर ले जाने के बजाय अपने ट्रक के पास ले गया। वहां जाकर वह कुछ ढूंढने लगा और हम भी उसके साथ उस ट्रक के केबिन में चले गए। उसने ट्रक के केबिन के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उसने दरवाजों पर और सामने कांच पर कपड़ा चढ़ा दिया। वह ट्रक में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसने बड़ी बड़ी दारू की 4-5 बोतलें बाहर निकाली। फिर उसने वहीं नीचे झुककर उन बोतलों में डीजल भर दिया और हम दोनों के पास दोनों बोतलें रखने के लिए पकड़ा दी, और खुद ने एक बोतल और आधा बचा कैन ले लिया। उसने हमें उन बोतलों को तुरंत अपने कपड़ों में छुपाकर रखने के लिए कहा, और साथ ही उसने गाड़ी में पड़ा एक माचिस दिया और फिर हमें झोपड़े पर आगे जाने के लिए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने उससे पूछा, मैं समझा नहीं, हम दोनों आगे जाकर क्या करेंगे? और तब उस ट्रक ड्राइवर ने हमारे कान के पास आकर कहा, अगर ये चटकिन हमारे आसपास है तो वह हमारी बातें सुन सकती है, और मुझे यकीन है कि बुढ़िया को हमारी हर चाल का पता चल सकता है, क्योंकि वह तेज है और बुढ़िया चालाक है। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। कुछ भी खतरा महसूस हो तो बोतल फोड़कर बस आग जला लेना। हमें उस ट्रक ड्राइवर की बात ठीक से समझ तो नहीं आई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ प्लान था, इसलिए फिर हम नीचे उतर गए और झोपड़ी की ओर चल पड़े। हमें आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी और मन ही मन में हम सोच रहे थे कि यह जरूर चटकिन होगी। फिर भी हम चुपचाप चलते रहे। कुछ 15 से 20 मिनट बाद हम झोपड़ी के पास पहुंचे। हम जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, बुढ़िया ने अपने आप दरवाज़ा खोल दिया और हमें देख मुस्कुराते हुए उसने कहा, आ गए, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। हम झोपड़ी के अंदर चले गए। देखा तो हमारे दोस्त के सर से खून निकल रहा था। वह देख हम दोनों थोड़ा घबरा गए। माँ जी, ये कैसे हुआ? उस बुढ़िया ने अपनी अजीब सी आवाज में जवाब दिया। मेरी बहन इसका खून पीना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने चौंक कर कहा, आपकी बहन मतलब? बुढ़िया खिलखिलाकर कसकर हंसने लगी और हंसते हुए उसने कहा, अब ये नाटक करने का क्या फ़ायदा? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सब जान चुके हो। बस तुम्हारे तीसरे साथी के आने का इंतज़ार है। वह आ जाए तो हम अपना काम निपटा लें। हम संभल कर पीछे खिसक गए। बुढ़िया ने खाट पर बैठते हुए कहा, बैठो बैठो, आराम से बैठो, अभी भी थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास। चलो तब तक मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। हम वहीं पीछे खिसक कर बैठ गए और बुढ़िया ने अपना सर हिलाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की।
हमारा परिवार मेरे बचपन से ही गरीब था। मेरे जन्म के काफ़ी सालों बाद जब माँ को दूसरी बेटी हुई तो पिताजी माँ को छोड़कर चले गए। छोटी बहन का पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ तो वह दिमाग से कमज़ोर रह गई। हमारी माँ ने कुछ सालों तक हमारा ख्याल रखा, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा, उससे जितना हो सकता था उतना किया। लेकिन मैं हर रोज़ देखती थी कि एक वक्त के खाने के लिए माँ को न जाने क्या क्या करना पड़ता था। मैं तब बड़ी हो चुकी थी और वह सब देख मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आता था। गांव के लोग तो कभी कभी माँ को मारते थे, पीटते थे, हमें गांव से बाहर रखते थे, गांव में आने तक नहीं देते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारी माँ 81 दिन तक घर ही नहीं लौटी। भूख से हम दोनों बहनों की हालत ख़राब हो चुकी थी और एक दिन मुझे खाना दिखाई दिया, खाना जो आज हम खाती हैं। हमारे घर के सामने से एक अंतिम यात्रा जा रही थी। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। फिर चिता जलाने के बाद एक एक कर वह सारे लोग वहाँ से चले गए। थोड़ा अंधेरा हो गया और तब मैंने चिता में जल्द ही लाश को खींचकर बाहर निकाला। मेरे हाथ पांव जल गए, मेरा चेहरा जल गया, लेकिन मुझे और मेरी बहन को खाना मिल गया, जैसे हमारी सालों की भूख मिट गई हो। धीरे धीरे मेरी बहन को इंसानी मांस की चटक लग गई। जब भी कोई लाश हमें शमशान घाट पर जाती हुई नज़र आती तो हम दोनों खुशी से नाचने लगती थी। लाश को देख मेरी बहन मुझे मांस लाने के लिए कहती, लेकिन मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर हमारे साथ एक अजीब बात हो रही थी कि हम जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। हमारे शरीर में बदलाव हो रहे थे, पता नहीं कैसे, पर शायद हमारे शरीर पर इंसानी मांस का कुछ अलग ही असर हो रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि काफ़ी दिनों तक आसपास के गांव में कोई भी मरा नहीं। मेरी बहन की हालत ख़राब होने लगी। मांस न मिलने के कारण वह पागलों जैसे बर्ताव करने लगी। और एक दिन मैं माँ को बिना बताए अपनी बहन को शमशान घाट पर ले गई। खाली शमशान घाट को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसी वक्त कुछ लोग किसी लाश को लेकर वहाँ आ गए। मैं तो चुपचाप थी, पर मेरी बहन ने जब लाश को आते देखा, पता नहीं उसे क्या हुआ। उन लोगों ने जैसे ही अर्थी नीचे ज़मीन पर रखी, मेरी बहन किसी जानवर की तरह उस लाश पर कूद पड़ी, लाश को नोचने लगी, उसका सूखा हुआ खून चाटने लगी। उसकी वह अजीब हरकत देखकर वहाँ खड़े लोग भी डर गए। और उस दिन हमारी माँ को हमारी इस हरकत के बारे में पता चल गया कि हम कई महीनों से लाशें खा रही थी। उस दिन माँ ने उसे चैटकिन चैटकिन कहकर बहुत कोसा। माँ ने हमें खूब डांट लगाई। मेरी बहन को भी सुधारने का खूब प्रयास किया, पर वह नहीं सुधरी। इसीलिए माँ उसे बांध कर रखने लगी। मैं तो शांत हो गई। और फिर एक दिन एक गरीब घर में मेरी शादी हो गई। मेरी कहानी भी मेरी माँ की तरह ही थी। मैं भी उसी का नसीब लेकर पैदा हुई थी। 2 अधमरी सी बच्चियाँ और एक शराबी नकारा मारपीट करने वाला पति। मैं अपने पति को छोड़कर अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ आ गई। घर आकर देखा तो मेरी माँ कब की मर चुकी थी। उसके मरने के बाद मेरी बहन ने शायद उसका भी मांस खा लिया था, लेकिन मेरी बहन नहीं मरी। वह तब एक जानवर में बदल चुकी थी। मैंने उसे खोला और उसे गले लगाकर बहुत रोई। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी दोनों बच्चियां गायब थी। झोपड़ी के आसपास खून ही खून फैला था और मुझे समझते देर नहीं लगी कि वहाँ क्या हुआ होगा। मैं जानती थी कि मेरी बहन कहाँ छुपती है। माँ से बचने के लिए
वह हमेशा उस सूखे कुएं में जाकर छुप जाती थी। मैं उसे ढूंढते हुए वहां चली गई। वहां जाकर मैंने उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, इतना पीटा कि कोई और होता तो मर जाता। लेकिन उसका शरीर अब अलग तरीके से काम कर रहा था। उसे मेरी मार से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह छोटी थी तब मैं उसे अक्सर एक बात कहती थी, भूख ही सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन जब मैं उसे मार रही थी तब वह बार बार अजीब आवाज में मेरी उसी बात को दोहरा रही थी। आखिरकार मैं थक गई, पर ना जाने कहां से मेरा पति उसी दिन घर आ गया। मेरी बहन को देख मुझ पर भी उस दिन मांस की भूख जाग गई और उस रात हम दोनों ने उसे मारकर खा लिया। और उस दिन से मैं यहीं रहती हूँ, मेरी बहन चैटकिन के साथ। हम दोनों मिलकर लोगों का मांस खाते हैं। अब तुम ही बताओ, हमने क्या गलत कर दिया? जो भूख हमें इस शरीर ने दी है, हम उसे ही तो मिटा रहे हैं ना। मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि भूख ही सर्वश्रेष्ठ है। उस बुढ़िया की बातें सुनते हुए हम वहीं एक कोने में बैठे थे। हमारा दोस्त अब भी बेहोश था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। बुढ़िया ने हमें देख मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरी बहन चैटकिन आ गई। बुढ़िया ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, ट्रक ड्राइवर ने वहीं पर एक डीजल की बोतल फोड़ते हुए आग लगा दी। बुढ़िया आग को देखकर घबराकर पीछे हट गई। ट्रक ड्राइवर उस आग से अंदर कूद पड़ा और वहां पड़ी जंजीरों से उस बुढ़िया को बांधने लगा। हमने भी बुढ़िया को पकड़ने में उसकी मदद की, लेकिन बुढ़िया सच में बहुत ताकतवर थी। हमने किसी तरह उसे जंजीरों में बांध दिया। झोपड़ी की आग बढ़ती जा रही थी। हम मनोज को उठाते हुए वहां से निकल रहे थे और तब उस ट्रक ड्राइवर ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, तूने जो भी कहा सच कहा, बस एक बात तूने सच नहीं बताई कि बुढ़िया, तुझे खुद मांस की चटक लग गई थी और इसीलिए तू यहाँ आई थी। और ये बुढ़िया खुद आग से डरती थी और इसीलिए वह अपनी छोटी बहन को चिता से जलती हुई लाश निकालने को कहती थी। और इसी वजह से उस चैटकिन का चेहरा और हाथ पैर जले हुए हैं, लेकिन तेरे नहीं। तुझे लगा कि शायद हमें यह समझ नहीं आएगा, इसीलिए वह किसी भूत या चैटकिन जैसे दिखाई देती है, पर तू बहुत चालाक है। वह दिमागी कमजोर है ना, इसी बात का तू फायदा उठाती है और तूने ही उसे इंसान का मांस खाने की आदत डाल दी थी। अबे बुढ़िया, भूख सर्वश्रेष्ठ होगी, लेकिन उससे कई ज़्यादा श्रेष्ठ इंसानियत है जो तुझ में नहीं है। ट्रक ड्राइवर जब यह सारी बात बोल रहा था, तभी हमें बाहर से वही भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। हम मनोज को खींचते हुए बाहर ले गए। तब ट्रक ड्राइवर ने हमें कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बस दिखने में डरावनी है। इसकी अपनी कोई ताकत, अपना कोई दिमाग नहीं है। और उस ट्रक ड्राइवर की बात सच थी, क्योंकि वह चैटकिन हमें घूरते हुए घबराकर उस कुएं के अंदर चली गई। उसी वक्त ट्रक ड्राइवर ने उस कुएं के अंदर डीजल का कैन छोड़ दिया। हमारे पास जो भी बोतलें थी उन्हें भी उस कुएं के अंदर फेंक दिया और देखते ही देखते झोपड़ी की आग बढ़कर कुएं तक फैल गई और कुआं भी किसी भट्टी की तरह धाएं धाएं कर जलने लगा। हर तरफ बस चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी, अजीब अजीब आवाज़ें गूंज रही थी।
हम सभी वहां से दूर जाकर और वहां से दूर खड़े होकर झोपड़ी और कुएं को जलते हुए देखने लगे। पता नहीं कितनी देर तक हम वहां खड़े थे, लेकिन हम सभी बहुत थके हुए थे। सच बात तो ये थी कि ट्रक ड्राइवर ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था और सोच समझकर उन्हें फंसाने का प्लान किया था। शायद अगर उस जगह पर हम तीनों होते तो अब तक मर चुके होते। उस दिन दो बातें हुई, एक बुरी बात और एक अच्छी बात कि ट्रक ड्राइवर का साथी मर चुका था, और अच्छी बात ये थी कि नए साल के पहले दिन हम सभी जिंदा थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।